दोस्तों, मैं उमेश्वर प्रताप मिश्रा आप सभी लोगों का श्री राधे मोहन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के भूगोल में यानी जीएस में 500 महत्वपूर्ण वन लाइनर्स प्रश्न को याद करेंगे। तो प्रश्न को शुरू करने से पहले इसकी थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम लोग जान लेते हैं। मान लीजिए हमारा जो भारत है, भारत को हम जब पूरा विस्तार से पढ़ते हैं तो उसको 4 भाग में बांट करके पढ़ते हैं, यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो उत्तर में हमारा जितना जो पर्वत आ जाता है, उत्तर का मैदान आ जाता है, ये दो उत्तर में आ जाते हैं, और दक्षिण का पठार आ जाता है। तो तीन भाग में हो जाता है। और जो समुद्र के ये किनारे वाला भाग है, इसको हम क्या कहते हैं? समुद्र तटीय भाग। और उसके बाद में ये यहाँ पर जो आप लोगों को छोटा छोटा बिंदु में दिखाई दे रहा होगा, इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसको और समुद्र तटीय मैदान को एक में जोड़ करके हम पढ़ते हैं। तो उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का पर्वतीय भाग, दक्षिण का पठारीय भाग, ये सब क्या है? हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं 4 भाग में बांट करके। तो आसानी से जब हम पर्वत को पढ़ते हैं तो पर्वत की सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। जब हम मैदान को पढ़ते हैं तो मैदान की सारी जानकारियाँ, मिट्टी के बारे में किस प्रकार की बनती है, क्या है, सारा जानकारी प्राप्त हो जाता है। और जब हम पठार के बारे में पढ़ते हैं तो इससे पूरा हमें जानकारी, यहाँ की जलवायु से लेकर के सारी जानकारियाँ हमें प्राप्त हो जाती है। पर्वतों पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, पौधे किस प्रकार के पाए जाते हैं, सारा हम लोग जो है विस्तार से पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका नॉलेज हम लोग लेंगे। तो इसकी थोड़ा मोटा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। देखिए, जो हमारा भारत है, भारत के उत्तर में क्या है? भारत के उत्तर में विशाल चोटियाँ हैं। विशाल चोटियों में क्या है? 4 प्रकार की चोटियाँ हैं। सबसे नीचे वाली चोटी को हम क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक। उसके बाद में शिवालिक के बाद में जो इसके ऊपर वाली होती है, इसको हम लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहते हैं। लघु हिमालय कहते हैं। उसके ऊपर वाली चोटी को हम बृहद हिमालय कहते हैं। बृहद हिमालय कहते हैं। सबसे ऊपर वाली चोटी को हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय कहते हैं। देखिए, तो यहाँ पर ट्रांस हिमालय में भी 4 भाग होते हैं। 4 प्रकार की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और 4 प्रकार के जो पहाड़ियाँ हैं, उनमें सबसे ऊंची जो चोटी है उसका क्या नाम है, ये सारा थोड़ा हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे यानी जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय बहुत पुराना हिमालय है। क्या है? बहुत पुराना हिमालय है। इसमें 4 प्रकार की चोटियाँ पाई, यानी 4 प्रकार के स्ट्रा, जैसे मान लीजिए पर्वत पाए जाते हैं या चोटियाँ पाई जाती हैं। 4 प्रकार में सबसे ऊपर वाले को हम काराकोरम कहते हैं, नीचे वाले को हम लद्दाख कहते हैं, उसके नीचे जास्कर है, जास्कर के नीचे पीर पंजाल। क्या है? पीर पंजाल। तो 4 प्रकार की चोटियाँ पाई जाती हैं। और जो काराकोरम है, काराकोरम पर ही केटू जो है, जिसे हम गाडविन आस्टीन के नाम से जानते हैं, यानी ऊपर वाली चोटियों में बहुत सारी चोटियाँ हैं जिसको हम K1, K2, K3, K4 के नाम से, इसको 2, 3, 4 के नाम से हम कई भागों में इसको बांटते हैं। यानी अलग अलग प्रकार की चोटियाँ हैं, बहुत सारी चोटियाँ हैं, जिसमें केवल 2 चोटियाँ प्रमुख है। एक तो K2 प्रमुख है और एक K4 प्रमुख है। तो K2 को हम क्या कहते हैं? गाडविन आस्टीन कहते हैं। क्या कहते हैं? गाडविन आस्टीन कहते हैं। और जो है, जो हमारा K4 है, इसको गैसर ब्रोमोर कहते हैं। क्या? गैसर ब्रोमोर कहते हैं। ये हमारा ये हो जाता है। उसके बाद में ये 2 महत्वपूर्ण चोटियां हैं, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं कि जो K2 या गाडविन आस्टीन जो चोटियां हैं, ये किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटियां हैं? तो ये ट्रांस, या किस हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां? तो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं। उसके बाद में आता है बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय को 2 नामों से जाना जाता है, एक बृहद हिमालय, एक हिमाद्री, यानी इसका कई सारा नाम है। यानी बृहद हिमालय, हिमाद्री आदि कई नामों से इसे जाना जाता है। उसके बाद में आता है
लघु हिमालय के बाद में सबसे नीचे जो आता है ये वाला, इसको हम शिवालिक हिमालय कहते हैं। तो इसमें दो भाग और हैं, जैसे यहाँ पर जो है पामीर का पठार यानी जो काराकोरम पर्वत है, ये यहाँ से घूम करके चीन में थोड़ा सा आया हुआ है, उधर से घूम इस प्रकार से घूम के यहाँ पर चीन में पहुँचा है। तो यहाँ पर एक तिब्बत का जो है पामीर का पठार, आप लोग जानते होंगे पामीर के पठार। तो यहाँ पर कई सारे पर्वत आपस में मिल करके, तो वहाँ पर क्या हुआ, पर्वत यानी चोटी ना बन करके एक छत के रूप में बन गया है। तो यहाँ पर जो है आप लोग जो है कह सकते हैं तिब्बत का जो पठार है, जिसको हम विश्व के छत के रूप में जानते हैं। और यहाँ पर ये वाला आकर के घूम के यहाँ पर मुड़ के यहाँ पर आकर के जो है यहाँ से ये जो है जो है हिमालय में शंकर जी का जो स्थान है, जिसको हम क्या कहते हैं कैलाश पर्वत, ये यहाँ पर चीन में आकर के घूम के मिल गया है। तो इसके दो बाहरी विस्तार हैं, एक जो है तिब्बत का पठार और दूसरा क्या है कैलाश पर्वत। ये हमारे देश में नहीं है, इसका जो विस्तार है ये दो विस्तार और दो चोटियाँ आप लोग याद रखना। दो चोटियाँ कौन कौन सी है, K2 जिसको हम गार्डविन आइसलैंड, K4 गेसर ब्रोमोर जिसका नाम दिया गया है। और सारी चोटियों का विस्तार हम लोग अगली जो है विस्तार से जब पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे। तो वीडियो को हम अब शुरू करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हमारा जो क्वेश्चन बनना है कितने प्रकार से बनना है। सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं किसी न किसी एग्जाम में उसी को पूछा गया है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है। तो भारत का जो मुख्य का अक्षांश है वो 8 अंश 4 सेकंड उत्तरी अक्षांश और 37 अंश 6 सेकंड जो है उत्तरी अक्षांश की तरफ फैला हुआ है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि भारत के स्थलाकृत मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है। तो भारतीय सर्वेक्षण संगठन बनाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना घंटे आगे है। तो 5.5 घंटे आगे है। किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी। श्रीनगर को ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना बड़ा है। तो 4 गुना बड़ा है। भारत का जो क्षेत्रफल है पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ सीमा बनाती है। तो हिमाचल प्रदेश की जो किन्नौर जिला है वो चीन के साथ सीमा बनाती है। राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएँ हैं। तो राज्यों का जो समूह है अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, इन 3 जो है राज्य समूह जो है वो नागालैंड के साथ सीमा बनाती हैं। भारत के किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी। तो भारत जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा का यानी मानचित्र का अदला बदली किया था। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है। क्यों। तो वहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो गुजरात का तट है वहाँ पर कम वर्षा, अपेक्षित आर्द्रता, समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है और इसीलिए यहाँ पर जो है समुद्री नमक बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। तो पांडिचेरी राज्य की भूमि जो है वो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों दोनों पर है। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल जो है सबसे अधिक है। भारत की तट रेखा कितना है। तो 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कहाँ पर स्थित है। तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं। तो कोरोमंडल तट कहते हैं। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो दमन से गोवा तक विस्तृत है। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं, किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती है। तो पांडिचेरी में 4 जिले हैं जिसमें किसी भी जिले की सीमा किसी भी जिले से नहीं लगती है। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। लिम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन कहलाता है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। तो धौलाधार और फिर पंजाल 2
पहाड़ों के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो अरावली पर्वतीय भाग में पिपली घाट दर्रा स्थित है। किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट को हिमालय जो है, माउंट एवरेस्ट को हिमालय यानी हिमालयी चोटी को राज जो है नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट को। गाडविन ऑस्टिन क्या है? तो एक शिखर है। गाडविन ऑस्टिन एक शिखर है। तो आप लोगों को हमने बताया था कि जो बृहद हिमालय है उसका एक नाम क्या है? तो बृहद हिमालय का एक नाम जो है वो क्या है? बृहद हिमालय का जो एक नाम है वो हिमाद्री क्या है? हिमाद्री। नाग तीपा और महाभारत पर्वत मालाएं किसमें शामिल है? तो निम्न हिमालय में नाग तीपा और महाभारत पर्वत जो है मालाएं शामिल हैं। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट है। भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। भारतीय प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी क्या है? तो अनाई मुंडी जो प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। लोकटक एक है क्या झील? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद सागर जो है वो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो कावेरी जो है कावेरी के मार्ग में पाया जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। बलतोड़ा हिमनद कहाँ पर स्थित है? तो काराकोरम पर्वतमाला में बलतोड़ा हिमनद स्थित है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात जो है वो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना किस प्रकार होती है? तो अम्लीय होती है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की संरचना अम्लीय होती है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तलोचन द्वारा जो है भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः तलोचन द्वारा बनी है। वो फसल जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है वो चावल है। वो फसल क्या है? चावल है। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य जो है राजस्थान है। समुद्र मृदा की लवणता किसमें मापी जाती है? तो मृदा की लवणता जो है चालकता में मापी जाती है। इसे चालकता से मापी जाती है, या कह सकते हैं मृदा की लवणता जो मापक यंत्र है उसका नाम क्या है? तो चालकता मापी जो है वो मृदा की लवणता को मापने का यंत्र है। अगला क्वेश्चन भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्षा में 75 सेमी से कम वर्षा होती है? तो जो 35% भाग है उसमें उस भाग पर 75 सेमी से कम वर्षा होती है। भारत की जलवायु किस प्रकार है? तो भारत की जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? तो गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पश्चिमोत्तर क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है कहाँ पर? तो जो कोरोमंडल तट है वहाँ पर जो है भारी वर्षा होती है। चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता। वे अपतट पवनें हैं जिसके कारण जो है अन्य दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? तो गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक की मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति हासमान प्रवृत्ति होती है। वर्ष में 50 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र क्या है? तो कश्मीर और लेह जो है वर्ष में 50 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो नदियों के बीच उपजाऊ
भूमि को क्या कहते हैं? तो दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी जो है वो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत भारत से बाहर है। अगला क्वेश्चन कि सिंधु नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तो कैलाश पर्वतमाला से जो है सिंधु नदी का उद्गम होता है। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? तो भारत में नर्मदा, ताप्ती, दामोदर घाटियाँ विभ्रंश घाटी में बहती हैं। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो जो कोसी नदी है वो अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है, हमेशा अपनी रास्ता बदलती रहती है। कौन सी नदी ज्वार नदमुख एक्सचुरी बनाती है? जो नर्मदा नदी है वो ज्वार नदमुख एक्सचुरी बनाती है। सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और बिंद के बीच जो है नर्मदा नदी बहती है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो लूनी नदी का जो है अंतर्देशीय जल निकास है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई या मद्रास जो है वो भारत का कृत्रिम बंदरगाह है, यानी जो मानव निर्मित बंदरगाह है। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो भारत में 12 जो है वो प्रमुख जो है मुख्य बंदरगाह है। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा है? जो नीरी संगठन है वो पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी जो है केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर? केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन केरल की नीरो घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? तो केरल की नीरो घाटी में स्थित वन जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के उदाहरण है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो भारत का प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जल कितने अनुपात में होना चाहिए? तो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जल 31 से 34% में रहना चाहिए। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो हरियाणा में जो सुविख्यात पक्षी विहार है वो सुल्तानपुर पक्षी विहार है। एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो जो डच ग्राम एंचुरी है वहाँ पर कश्मीरी महामृग पाया जाता है। प्रसिद्ध गिरवन कहाँ स्थित है? तो गुजरात में गिरवन स्थित है। मैंग्रोव क्या होते हैं? तो डेल्टाई वन वर्षावन उष्णकटिबंधीय वन जो इस 3 प्रकार के वन होते हैं वो मैंग्रोव वन कहलाते हैं, यानी डेल्टाई वन, वर्षावन और उष्णकटिबंधीय वन ये जो है मैंग्रोव वन कहलाते हैं। सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की एक वनस्पति है? तो ज्वारीय वन की एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। किसकी? ज्वारीय वन की एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवमंडल आंतरिक क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम नीलगिर जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र थी। किसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है? तो असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को विश्व विरासत वन माना जाता है। असम में काजीरंगा और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन ये वैश्विक विश्व विरासत के क्षेत्र में आते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भारत में समुद्री गाय किसके बायोरिजर्व क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो भारत में जो समुद्री गाय हैं वो मन्नार की खाड़ी बायोरिजर्व में पाई जाती है। कहाँ पर? मन्नार की खाड़ी बायोरिजर्व में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क तेंदुआ और चीतल के लिए
प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व का एकमात्र पलाबी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र पलाबी राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुला लामा जाओ कहाँ पर है? तो मणिपुर में। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुला लामा जाओ कहाँ पर है? तो मणिपुर में है। भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं कहाँ पर? तो पूर्वी हिमालय में जो है वो वहाँ पर वर्षावन पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट 2 जगहों पर वर्षावन पाए जाते हैं। मुद्दमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो मुद्दमलाई वन प्राणी सेंचुरी 3 राज्यों में, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। ये जो यहाँ वाला क्षेत्र है, इस प्रकार से जो भारत का जो क्षेत्र है, ये यहीं पर जो 3 राज्य पाए जाते हैं और ये जो 3 क्षेत्र है इनके बीच में पाया जाता है, 3 राज्यों के बीच में पाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन तीनों राज्यों के सीमाओं में मुद्दमलाई वन प्राणी सेंचुरी है। भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई? तो भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना नीलगिरी में हुई। कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ी पर। भारत में कितने पारिस्थितिक हॉट स्पॉट हैं? तो भारत में जो है 4 पारिस्थितिक हॉट स्पॉट हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो चितवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो नेपाल में, चितवन राष्ट्रीय उद्यान भारत की राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है। चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? तो यहाँ पर ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो उष्णकटिबंधीय पर्वतीय जो वन है वो चंदन के पेड़ों के लिए उपयुक्त है। क्रिकेट बैट के लिए बिलो कहाँ से प्राप्त होता है? तो क्रिकेट बैट के लिए शंखवृषि वन से जो है उसके लिए बिलो प्राप्त होता है। कुकुटी वन पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में कुकुटी वन पशु विहार स्थित है। हमारा जो है वो है कि वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है? तो वैश्विक तापन के फलस्वरूप समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। किससे? वन संरक्षण से। झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? तो मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, ये 3 राज्य जो हैं, कितने राज्य? 3 राज्य। इन तीनों राज्यों में अभी भी झूम कृषि प्रसिद्ध है। भारत में किस जात की गेहूँ की खेती की जाती है? तो जो ब्रेड जाति का गेहूँ है उसकी खेती भारत में की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्वर्ती फसल क्या है? अंतर्वर्ती फसल क्या है? तो प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाएं, उस प्रकार की फसल को हम अंतर्वर्ती फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्वर्ती फसल कहते हैं। रबी फसल के मौसम में भारत कौन सी फसल समूह उगाई जाती है? तो रबी फसल के मौसम में भारत में कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। कुछ यहाँ पर दिया गया है, कुछ 3 दिए गए हैं और नहीं दिए गए हैं। तो पहला जो है गेहूँ, सरसों, चना, मटर, मसूर। गेहूँ, सरसों, चना, मटर, मसूर। उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हैं आलू भी इसी मौसम में उगाया जाता है। ये जो है इसी मौसम में जौ उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है? जौ उगाया जाता है। यानी गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर, मसूर, ये फसल जो है वो रबी की फसल में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पठार के स्थलाकृत आदर्श किसके लिए क्या यानी पठार के स्थलाकृत जो है वो खनन के लिए आदर्श है। किसके लिए आदर्श है? तो खनन के लिए आदर्श है। अगला क्वेश्चन है कि भारत जो है किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो भारत जो है वो कपास, चाय, तांबा और अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो वाणिज्यिक स्तर पर भारत में रबड़ उत्पादन केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन 3 राज्यों में होता है। कहाँ कहाँ पर? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन 3 राज्यों में वाणिज्यिक स्तर पर जो है रबड़ का उत्पादन होता है। बागान कृषि क्या पैदा करती है? तो बागान कृषि जो है वो खाद्येतर फसलों को उगाती है। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो 60 से 70% है।
जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है, या सबसे अधिक जूट कौन उत्पादित करता है? तो पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन कि हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया। प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर जो है हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्चतम या उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही किसके लिए? तो यह कहाँ सफल रही? तो यह जो है पंजाब, कहाँ कहाँ सफल रही? तो ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो गेहूँ से है। HYV कार्यक्रम को भारत में किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा गया? तो HYV का जो है को नौ कृषि नीति भारत में कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल को धान के कटोरे के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन फ्लड किस से संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से जो है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? तो 60% जो है वो केवल कृषि पर आधारित हैं, जो उसी पर कार्य करके जीवन यापन करते हैं। भारत में पीत क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन के साथ संबंध जो है भारत में पीत क्रांति रखता है, या पीत क्रांति जो है तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो 127 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। सामाजिक वानिकी है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर, यानी जो सामाजिक वानिकी क्या है कि सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना, यही सामाजिक वानिकी है। किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तमिलनाडु को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वो है जादूगुड़ा का संबंध किससे है? तो जादूगुड़ा का संबंध यूरेनियम के खनन से है। किससे? यूरेनियम के खनन से है। हाल में आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? तो यूरेनियम निक्षेप के संबंध में तुमलापल्ली यूरेनियम निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है। केरल राज्य किस खनिज के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो लोहस के लिए केरल राज्य सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज पेट्रोलियम क्या है? तो पेट्रोलियम है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज क्या है? पेट्रोलियम। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? तो कोयला क्षेत्र से। किससे? कोयला क्षेत्र से है। कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो झारखंड में, यानी झारखंड राज्य जो है कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के खनन के लिए यह प्रसिद्ध है। पन्ना जो है कुंद्रेमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जाया जा रहे लोह का गंतव्य स्थान कौन सा है? तो इसका गंतव्य स्थान जो है वो मंगलौर है। लोह का गंतव्य स्थान मंगलौर है। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। असम राज्य में काम कर रही तेल प्रसंस्करणशालाओं और रिफाइनरों की संख्या कितनी है? तो असम में 4 रिफाइनरी कंपनियां लगी हुई हैं या रिफाइनरी शालाएँ स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई उच्च या हाई तेल क्षेत्र जो है वो अरब सागर में, कहाँ पर? अरब सागर में स्थित है। अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ में स्थित कह सकते हैं। इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिकतम उत्पादन कौन करता है? तो अपतटीय मुंबई हाई जो है वो कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिकतम उत्पादन करता है। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? तो मुख्य आयरन और स्टील उद्योग जो है वो छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। किसमें? छोटे नागपुर के पठार में स्थित है। भारत में ऊर्जा और मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो तापीय ईंधन है। वह भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो रूस की मदद से स्थापित किया गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है
कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है कहाँ पर, तो भद्रावती में। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड जो है भद्रावती में स्थित है। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में स्थित है। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कौन सा था, तो स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन जो है कांडला था। कौन सा था, तो कांडला था। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है, तो भाखड़ा बांध जो है सतलुज नदी पर बना है। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो भागीरथी। टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी पर किया गया है। भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान लगभग कितना है, तो भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का उत्पादन जो है 5वां भाग है। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है, तो इंदिरा गांधी नहर को जो है सतलुज नदी से पानी मिलता है। किससे, सतलुज नदी से पानी मिलता है। ब्यास नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, तो ब्यास नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। सतलज सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन कि मुल्लाई पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों के बीच है, तो मुल्लाई पेरियार बांध का झगड़ा तमिलनाडु और केरल के बीच है। भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रही है क्योंकि बिजली की मांग बढ़ती रही है, जबकि उसका उत्पादन और वितरण नहीं बढ़ रहा है। किशन गंगा परियोजना भारत तथा किसके बीच विवाद का मुख्य कारण है, तो पाकिस्तान के बीच किशन गंगा परियोजना भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच विवाद का मुख्य कारण है। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो ताप ऊर्जा कहते हैं, तापीय ऊर्जा कहते हैं, जो कोयले से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो भारी जल संयंत्र के लिए जो तालचेर है वो महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कौन सा समुद्र पत्तन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है, जो पारादीप पत्तन है वो राउरकेला स्टील कंपनी के सबसे निकट है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कौन सा है, तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन जो है वो पारादीप और हल्दिया है। कांडला पत्तन पोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो कच्छ की खाड़ी में कांडला पत्तन पोर्ट स्थित है। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उद्गम है, कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है, कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है, तो नदीय बंदरगाह का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, तो कोलकाता और दिल्ली जो है वो नेशनल हाईवे 2 के लिए जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, तो नेशनल हाईवे 2 के द्वारा जुड़े हुए हैं। कोलकाता और दिल्ली नेशनल हाईवे 2 के द्वारा जुड़े हुए हैं। NH2 का मतलब होता है यानी से नेशनल और JH2 यानी नेशनल हाईवे 2 से जुड़े हुए हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, तो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री जो है पेराम्बूर में है, जो चेन्नई में स्थित है इस समय वर्तमान में। भारत के किस जोन में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो मुंबई जोन में भारत के 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। कोंकण रेलवे जोड़ती है किसको किसको, तो कोंकण रेलवे जो है रोहा मंगलोर को जोड़ती है। यह दी गई वाली समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या दर क्या है, तो मृत्यु दर पर जो है समष्टि दर बताती है। उसी जाति का व्यक्तियों की वो संख्या है जो दी गई समयावधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं, उसे हम आप्रवासन कहते हैं। क्या कहते हैं, आप्रवासन नाम से जानते हैं। दोस्तों आज हम लोग 155 क्वेश्चन तक पूरा कवर कर चुके हैं 500 क्वेश्चन में से। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों में शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हमने केवल यहीं तक आप लोगों को 150 यानी 155 क्वेश्चन पूरा कवर करवाया है, जो एग्जाम में बार पूछा गया है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।